हे ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जो मेरे चैनल में नए हैं मैं उन्हें अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मेरा नाम है सिम्मी। वैसे तो मेरा नाम सरबजीत कौर है जो मेरा फुल नेम है, लेकिन मुझे मेरे फ्रेंड्स या जो भी रिलेटिव्स हैं सब मुझे सिम्मी कह के पुकारते हैं, इसीलिए चैनल में भी मैंने नाम सिम्मी रखा है, लाइफ कोचिंग विथ सिम्मी। तो आज की वीडियो में फ्रेंड्स मैं आपको अपनी रियल मैनिफेस्टेशन स्टोरी बताऊंगी कि कैसे मैंने अपने ड्रीम लाइफ पार्टनर को मैनिफेस्ट किया। इस वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि ये मेरी ऐसी मैनिफेस्टेशन है या कहें स्टोरी है जिसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि एफर्मेशंस, रोबोटिक एफर्मेशंस है, विजुअलाइजेशन, एक्ट एज इफ, ग्रैटिट्यूड, प्रेयर, लॉ ऑफ अजम्पशन, लेट गो, मतलब सब कुछ इसमें आपको मिलेगा। मैं स्टोरी में आपको बताऊंगी, तो लास्ट तक देखिएगा। बिल्कुल अनफिल्टर्ड स्टोरी है, तो ध्यान से सुनिएगा, आपको मज़ा भी आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो बात यहाँ से शुरू होती है 2017, जब मुझे पहली बार लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे पता चला, जो कि मेरे भाई ने बताया। लेकिन उससे पहले 2016 वो हमारे लिए बहुत ही मुश्किल साल रहा, क्योंकि 2016 में हमने अपनी बड़ी बहन को खोया और मेरा जो एक पास्ट रिलेशनशिप था वो भी ब्रेक हुआ। दोनों चीज़ें आसपास ही हुई, तो मैं पूरी तरह से टूट चुकी थी और डिप्रेशन में जा चुकी थी। और जब धीरे धीरे मैं रिकवर होने लगी, मैंने इसमें डॉक्टर की हेल्प भी ली, मैंने खुद पे भी काम किया। तो 2016 में जो ये सब हुआ, तो धीरे धीरे मैं रिकवर होने लगी, हील होने लगी। मेडिसिन्स मुझे दी गई थी डिप्रेशन की, जिसकी वजह से मुझे बहुत नींद आती थी और मैं सोते रहती थी ज़्यादातर टाइम। उससे पहले मेरी कंडीशन बहुत ही ख़राब थी। वो मैंने कैसे खुद को भी हील किया, वो मैं किसी आपको और वीडियो में स्टोरी में बताऊंगी। फ़िलहाल जानते हैं इस स्टोरी में कि मैंने अपने ड्रीम लाइफ पार्टनर को इन सब से गुज़रते हुए भी कैसे मैनिफेस्ट किया। तो ठीक है, बहन की डेथ हुई, पास्ट रिलेशनशिप ख़त्म हुआ, अ, दोनों चीज़ें आसपास हुई, तो डिप्रेशन में तो जाना ही था, क्योंकि बहुत ही ये मेरे लिए और परिवार के लिए भी मुश्किल समय था। तो 2017 में मेरे भाई ने मुझे, जैसा कि मैंने बताया आपको, उसने बताया। इस बीच में क्या हो रहा था, मैं क्या करती थी, मुझे कुछ भी याद नहीं है। तो नेगेटिव तो हम सब हो ही गए थे, क्योंकि दुखी रह रहे थे, सैड लगातार सैड रहते रहते डिप्रेशन भी आने लगा था। और मेरा भाई उस वक्त यूट्यूब, उस वक्त बहुत ज़्यादा चलन तो नहीं था, क्योंकि जियो भी नहीं था और ये सब का उतना ट्रेंड भी नहीं था। और मेरी जैसी हालत थी, मैं बिल्कुल अकेले पड़ी रहती थी, ना किसी से बात, ना फ़ोन चलाना। और ये 2-3 साल, 16, 17, 18, ये मुझे उतने याद भी नहीं है। लेकिन मुझे इतना याद है कि मेरी कंडीशन बहुत ही ख़राब थी। मैं अपने आप को कोशिश कर तो रही थी, मैं ठीक हूँ, मैं बिना, जब मैंने डॉक्टर को नहीं दिखाया तब भी मैं बहुत ही कोशिशें मैंने की थी। जैसे कि अभी लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूट्यूब में भी बहुत प्रचलन बढ़ गया है, बहुत सारे कोचेस भी हैं और बहुत सारी आजकल सुविधाएं भी हैं इस चीज़ को, मतलब लोग और अच्छे से सीख सकते हैं। लेकिन उस समय मुझे कुछ भी नहीं पता था। मैं मतलब इतनी ज़्यादा परेशान रहने लगी थी कि मैं सोचती थी कि कोई ऐसा ग्रुप मिल जाए, कोई ऐसा कोच मिल जाए, किसी, मतलब मेरे शहर में कोई ऐसा मिल जाए जो मेडिटेशन कराता हो, जो कि पता कुछ नहीं था होना क्या है, सिर्फ इतना जानती थी कि ध्यान किया जाता है, उससे शांति मिलती है। मैं मन की शांति के लिए इतना भटकी हूँ ना, मैं आपको बता नहीं सकती। मैं सोचती थी मुझसे पैसे ले लो, कोई ऐसे ग्रुप में मुझे ऐड कर लो कि जहाँ मेरे जैसे, जिसका दिल टूटा हो, अंदर से दुखी हो, वैसे लोग हो, जो कुछ पल निस्वार्थ एक दूसरे से मिलते हो, कुछ समय 1-2 घंटे बिताते हो। जैसे कि आजकल वेबिनार्स होते हैं, कोचेस प्रैक्टिस कराते हैं, सेमिनार होते हैं, हो सकता है उस वक्त भी होते हों, लेकिन इस वक्त मुझे दिख रहा है, हो सकता है मैं फॉलो कर रही हूँ, आप लोगों को भी ज़्यादा इस समय दिखते हो, ये सब चीज़ें ज़्यादा प्रमोट हो रही है। मैं एक वक्त पे तरसती थी ऐसा कुछ हो, कि मुझे ऐसा कोई मिले जहाँ मैं पे करके भी वहाँ पे मैं वक्त बिताऊँ ऐसे लोगों के साथ। क्योंकि ऐसे एक ऐसा वक्त आ गया था ना, हम फैमिली में थे, मम्मी पापा, मेरा एक छोटा भाई और मैं, इतने अकेले थे। सब रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, सब ने कहीं ना कहीं से पीछा या हमसे हाथ छुड़ा लिया था, छोड़ दिया गया था, काफ़ी अकेला हमें। तो
और ऐसा मतलब अंदर से हो गया था ना मेरी हालत डिप्रेशन में कि मैं किसी से बात नहीं करती थी, अंदर-अंदर डरने लग गई थी, करियर तो ख़त्म हो ही गया था समझो। बहुत ही मुश्किल वक़्त था। मैं उस वक़्त खुद चाहती थी कि कोई ऐसा ग्रुप मिले, कोई ऐसा कोई सिखाने वाला मिले कि मैं खुश कैसे रहूँ। जानती तो थी कि मन की शांति चाहिए मुझे, लेकिन कैसे मिले ये नहीं पता था। मैं इसकी बहुत तलाश की हूँ, तो जैसा कि चाहा तो उसका आंसर यूनिवर्स ने दिया। वो आज गिफ्ट के तौर पे आज हम मेरे परिवार को, मुझे, मेरे भाई को भी मिला। फिर जैसा कि मैंने डॉक्टर को दिखाया, मेडिकल शुरू हुआ मेरा, दवाइयाँ वगैरह शुरू हुई, फिर मुझे नींद आने लगी क्योंकि जब हम सोते हैं उससे भी हम हील होते हैं, ठीक है? तो जब मुझे धीरे-धीरे मैं ठीक होने लगी, थोड़ा-थोड़ा खुश रहने लगी, उस जो बीता उसे एक्सेप्ट करना सीखा, तो ठीक है, मैं आगे बढ़ना मतलब मैंने चाहना शुरू किया कि ठीक है अब मुझे बदलना है, आगे बढ़ना है। ऐसे करते-करते जैसे मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन पता चला, लेकिन उस वक़्त नया-नया था, उतना कुछ समझ नहीं आता था। सॉरी, मैंने आपको लगता है 17 बताया, नहीं मुझे 18 में पता चला कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, ठीक है? उस समय जैसे थोड़ा-थोड़ा मैं ठीक होने लगी, तो फिर मेरा भी मन करता था मैं कहीं घूमने-फिरने जाऊँ। मैं ना खुद को बहुत अकेला पाने लगी, सेल्फ लव तो था नहीं, बस थोड़ा-सा कोशिश करती थी कहीं बाहर जाऊँ, कोई कोई मेरे साथ हो, ऐसा हो गया था। और वही आज मैं सिमी हूँ जो आज अपने अकेलेपन से बहुत प्यार करती हूँ। मुझे अकेले रहना, खुद के साथ वक़्त बिताना बहुत ज़्यादा पसंद है। फिर मैं ना सामने से खुद इंटरेस्ट लेने लगी अपने फ्रेंड्स में या पुराने फ्रेंड्स में, खुद मैसेज करके बात करने की कोशिश करना कि शायद कोई बोल दे चलो मिलते हैं, कहीं बाहर चलते हैं। एक टाइम पे मैं वैसी भी थी, सेल्फ लव ज़ीरो। आज मैं वही सिम्मी हूँ, आज मुझे अपने आप से इतना प्यार है। मैंने इस अकेलेपन को, इस एकांत को अपनी ताकत बनाया। और फिर जैसे-जैसे 2-3 साल बीते और फिर घर वाले शादी के लिए कहने लगे कि अब शादी तो करनी ही है। अंदर से मन तो बिल्कुल नहीं था, जैसा कि मेरा पास्ट रिलेशनशिप रहा और जो मैं डिप्रेशन में रही, दोस्तों ने पीछे हट गए, रिलेटिव्स पीछे हट गए, तो इन सब चीज़ों से मन बिल्कुल ऊब चुका था कि नहीं, अब मुझे शादी नहीं करनी है। मन तो ऐसा था, लेकिन मैं अपने मम्मी-पापा को और दुःख नहीं देना चाहती थी। उनकी बहुत इच्छा थी कि हमारी बेटी की शादी हो, अच्छे से हो। तो कम से कम मैंने सोचा कि ये खुशी तो मैं उनको दे ही सकती हूँ। फिर घर वाले जो भी रिश्ता जो कराते उनको मेरे बारे बताया, फिर लोग लड़का बताने लगे। कई बार हमारी तरफ से ना होती, कई बार उनकी तरफ से ना होती। शायद अंदर से भी इच्छा नहीं थी वैसी कि एकदम लाइफ़ पार्टनर चाहिए, कोई मुझे रिजेक्ट करता कभी। मैंने किसी को सामने से मुँह पे तो नहीं किया है, लेकिन मैं अगर बायोडाटा देखती तो मैं मना कर देती, मैं जाती ही नहीं। फिर धीरे-धीरे ये सब सिलसिला चलते रहा। फिर ना ही होती रही। फिर मेरे पापा टाटा स्टील से रिटायर्ड हैं, तो जो हम क्वार्टर में रहते थे, वो हमने 2019 में छोड़ा। फिर हम अपने नए घर में शिफ्ट हुए, जो हमारा एक अपना घर था। इतने साल से हम कंपनी क्वार्टर में रहते थे। तो जब हम अपने नए घर में शिफ्ट हुए, अपना घर कहते हैं ना, अपना घर कितनी खुशी देता है। तो ये भी हमने कहीं न कहीं मैनिफेस्ट ही किया था, हम भाई-बहनों ने या घर वालों सबने मिलके। क्योंकि हमें उस तब तक लॉ ऑफ अट्रैक्शन का पता चल गया था और हम चाहते थे कि थोड़ा हट के ही हम रहें, जहाँ से ज़्यादा हमारा नेचर से ज़्यादा कनेक्शन हो, ज़्यादा हल्ला-गुल्ला ना हो, वैसा बड़ा अच्छा घर मिले, गार्डन वगैरह हो, अच्छी टेरेस हो, एनवायरनमेंट अच्छा हो, तो हमें वैसा घर मिला। ठीक है? फिर हम और हील हुए क्योंकि नए घर की खुशी मिली, थोड़ी जगह भी चेंज हुई तो वो सब वाइब्रेशन भी हटी, पुरानी जो यादें थी धीरे-धीरे कम होने लगी। लेकिन कहते हैं ना, अपनों की यादें तो हमेशा दिल में रहती है। तो हम अपने नए घर में शिफ्ट हुए तो हम उसमें बिज़ी हो गए, फिर अपना सामान सजाना, घर का जो काम होते हैं रेनोवेशन वगैरह, तो उसमें हम बिज़ी हो गए। फिर धीरे-धीरे हील होने लगी। फिर जैसा कि मैंने फिर वो शादी वाली फिर बात आई। फिर मुझे बहुत बुरा भी लगता था जब शादी के लिए ना होती थी, किसी भी कारणों से अगर ना होती थी तो मम्मी-पापा का चेहरा देख के मुझे बहुत बुरा लगता था। लेकिन फिर मैं अपने आप में धीरे-धीरे मस्त रहने लगी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो पता था, छोटी-मोटी चीज़ें मैनिफेस्ट करती, खुश होती। फिर धीरे-धीरे अब इच्छा जागनी शुरू हुई। जब मैंने लोगों का पीछा छोड़ा, नहीं मुझे कोई नहीं चाहिए दोस्ती के लिए, घूमने-फिरने के लिए, तब अंदर एक इच्छा आई कि एक अच्छा-सा लाइफ़ पार्टनर ज़रूर होना चाहिए। तो
यहाँ पे किसी का फिर मुँह नहीं देखना पड़ेगा कि मेरे साथ कोई बात करो, मेरे साथ यहाँ चलो, कोई मेरा साथ दो। क्योंकि यहाँ पे अब एक ऐसा साथी चाहिए था जिसके साथ पूरी ज़िंदगी गुजारूँ, क्योंकि शादी तो देखो करनी ही थी मुझे, मम्मी पापा के लिए ही सही, लेकिन ये इच्छा बाद में बदल गई और ये इच्छा मेरी भी हो गई कि मुझे एक अच्छा सा लाइफ पार्टनर चाहिए। फिर मैंने सोचा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो मैं अब पढ़ रही हूँ, सीख रही हूँ, सबकॉन्शियस माइंड तब भी पढ़ स्टार्ट कर दी थी, तब भी समझ आना सब कुछ लग गया था और छोटी-छोटी चीज़ें भी मैनिफेस्ट करने लगी थी। फिर मैंने सोचा क्यों ना मुझे जब ये नॉलेज मिली है, ये यूनिवर्स की तरफ से तोहफ़ा मिला है, तो क्यों ना इससे एक अच्छा-सा जीवन साथी ही मैनिफेस्ट किया जाए। तो अब सुनो, हम सबके मन में एक छवि तो होती ही है ना अपने लाइफ पार्टनर की, चाहे आप एक लड़के हो चाहे एक लड़की हो। तो मेरे मन में भी एक छवि तो थी कि मेरा लाइफ पार्टनर ऐसा दिखता हो। तो मुझे हमेशा से चाहिए था टॉल, या मेरे हस्बैंड की हाइट 6 फुट है, ठीक है। तो मेरे माइंड में ऐसा था, और वो क्लीन शेव रखता हो, ऐसे हेयर रखता हो, बॉडी फिट हो, ऐसा दिखता हो, तो एक मेरे मन में थी छवि, ठीक है। तो मैंने क्या किया, एक डायरी ली, सबसे पहले अपने गोल को क्लियरली लिखा कि मेरा हस्बैंड ऐसा 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 होना चाहिए, फिजिकल बॉडी वाइज। उसके बाद मैंने उसके वो गुण भी लिखे जो उसके अंदर होने चाहिए, उसके इमोशनल, उसका बिहेवियर कैसा होना चाहिए, मैंने सब कुछ अच्छे से लिख लिया। और ये सब कैसे करना है इसकी मेरे चैनल पे वीडियो भी है, आप देखिएगा, या मैं लिंक दे दूँगी आपको। आप चैनल पे चेक कीजिएगा तो आपको मिल जाएगी। तो ठीक है, यहाँ पे हुआ गोल सेट कि हस्बैंड दिखने में कैसा हो, इमोशनली कैसा हो, उसका शांत व्यवहार हो, लविंग हो, केयरिंग हो, बहुत प्यार करने वाला हो, रोमांटिक हो, ठीक है? सब कुछ मैंने लिख लिया। अब मैंने बनाए अफ़र्मेशंस कि हस्बैंड को अट्रैक्ट करने के लिए, ठीक है। वो भी मैंने एक डायरी में, छोटी एक मैंने डायरी रखी थी, उसमें मैंने अफर्मेशंस लिख लिए। मैं उसको रोज़ सुबह जैसे सो के उठती अपने पिल्लो के नीचे ही रखती, सुबह उठती उसको बोलती। एक अफर्मेशन को मैंने 3-3 बार बोला, कम से कम होंगे लगता 10 से तो ऊपर ही थे, इतना मुझे याद है, ठीक है। और फिर उसको अपने गद्दे के नीचे रख देती, फिर रात को सोने के पहले फिर उसको रिपीट करती। क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड का मुझे ये समझ आ गया था कि जब हम सोने लगते हैं या सोकर उठते हैं तो हम अल्फ़ा स्टेज में होते हैं, तो हमारा सबकॉन्शियस एक्टिव होता है और उस चीज़ को वो ईज़िली कैच कर लेता है। ये सब समझ आता था, तभी कुछ-कुछ पहले भी मैनिफेस्ट मैंने किया था, तो ये चीज़ मैंने करना शुरू किया। और उसके बाद अब देखिए इसमें रोबोटिक अफ़र्मेशंस भी है। तो शुरू-शुरू में फीलिंग्स नहीं भी आई, लेकिन मैंने रिपीट करने पे ही ज़ोर लगाया, मैंने खूब रिपीट किया। उसके बाद एक प्रेयर भी है, वो सिर्फ़ मैं सोने से पहले करती थी, वो भी मेरे चैनल पे आप देख सकते हो। उसमें इस तरह से मतलब प्रेयर को लिखा गया है, मेरा जीवन साथी मेरी ये उसमें गुण है, वो मेरी तरफ आकर्षित हो रहा है मेरे जीवन में, और जैसे-जैसे मैं ये सब बोल रही हूँ या रिपीट कर रही हूँ, ये मेरे सबकॉन्शियस में गहरा बैठता जा रहा है। बहुत अच्छी प्रेयर है, आप वो भी मेरे चैनल पे चेक कर सकते हो। शुरुआत में मैंने ये चीज़ें की, तो देखो इसमें क्या-क्या आ गया। अफ़र्मेशंस, रोबोटिक अफ़र्मेशंस, क्योंकि शुरू में उतनी फीलिंग्स नहीं थी, तो वो भी आ गया और प्रेयर आ गई, ठीक है? तो अब धीरे-धीरे फीलिंग भी क्रिएट होने लगी। मुझे अब महसूस होने लगा कि जो एक छवि मैंने अपने दिल में, अपने मन में बनाई है, वो इंसान कहीं तो होगा जिससे मेरी शादी होगी। और वो फीलिंग मेरे अंदर आने लगी। अब जब मैं अफ़र्मेशंस करती, तो मैं उस व्यक्ति के बारे वो सच में महसूस करती कि ऐसा-ऐसा है अफ़र्मेशन में, प्रेयर में। और फिर अब फीलिंग के साथ ये सब होने लगा। अब जुड़ गया विज़ुअलाइज़ेशन। अब जब भी मैं सोती, रात को सोने से पहले ही करती थी, मैं विज़ुअलाइज़ करती कि एक अच्छी हाइट वाला व्यक्ति मेरे साथ खड़ा है। मेरी हाइट 5'3" है, और मैंने जो पार्टनर मैनिफेस्ट करना था उसकी मैं 6 इमेजिन करती थी। और मैं देखती थी कि एक मतलब उसके साथ बहुत ही मेरा मतलब मैंने ये सब पढ़ा था ना कि एंड रिजल्ट देखो, मैं शादी भी नहीं देखती थी, मैं उससे भी आगे देखती थी कि मैंने हाथ में चूड़ा, हम पंजाबी है तो हमारे में चूड़ा पहना जाता, तो मैंने हाथ में जैसा चूड़ा मैं चाहती थी फिर मैंने वैसा ही लिया। तो फोटो में आप देखोगे,
तो वैसा ही चूड़ा मैं इमेजिन करती थी, और मैं रेड मैरून कलर का कुछ जो एक न्यूली मैरिड पहनती है वैसे पहना हुआ है, मेरे हेयर ऐसे हैं और मैंने ऐसे हग किया हुआ है, या हम मेरा उसने हाथ पकड़ा हुआ है, मैं ये विजुलाइज करती। ठीक है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम नए घर में शिफ्ट हुए थे, तो जब नए घर में शिफ्ट होते तो नई नई चीज़ें अच्छी लगती है ना। मैं टेरेस पे जाया करती, वहाँ वॉक करती, गार्डन में मम्मी साथ बैठती। हम अब अच्छी बातें करने लगे क्योंकि लोगों ने तो अपने असली चेहरे हमें दिखाई दिए थे, तो हम सबसे अब थोड़ा पीछे ही रहने लगे। हम अपने आप में चारों जन अपना खुश रहने लगे। जब हम अलाइनमेंट में आते हैं तो देखो यूनिवर्स कैसे हमें फिर गाइड करता है। उस समय अलाइनमेंट वलाइनमेंट कुछ भी नहीं पता था, सिर्फ मन को एक संतुष्टि मिलने लगी, शांत रहने लगे और अपने आप में ही खुश रहने लगे। किसी से ज़्यादा कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं, हम अपने आप में खुश रहने लग गए थे। अब जैसे-जैसे मैं चीज़ें सीखती गई, फिर मुझे ग्रैटिट्यूड का पावर पता चला। फिर मैंने उसको भी प्रैक्टिस किया और मेरे जर्नल वगैरह थे। अभी तो बेटी हो गई है तो थोड़ा-सा दिक्कत हो जाती है सब चीज़ें करने में। मैंने उसको हमेशा किया। फिर मैं जब ग्रैटिट्यूड आप करते हो तो सोचो आपकी वाइब्रेशन क्या होती है। क्या बढ़िया वाइब्रेशन में आप आ जाते हो, आपकी हाई वाइब्रेशन हो जाती है। तो फिर मुझे ऑटोमैटिक लगा कि क्यों ना मैं एडवांस में ही यूनिवर्स को थैंक यू बोलने लग जाऊँ अपने जीवन साथी के लिए। तो मैंने एक एफ़र्मेशन बनाई ऐसे ही, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। या आप इंग्लिश में कहें थैंक यू यूनिवर्स अच्छे जीवन साथी के लिए। मतलब इस तरह से मैंने कुछ बनाई होगी, पूरा याद नहीं आ रहा। हाँ, अच्छे जीवन साथी के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद यूनिवर्स। तो ये 3 बार बोलना होता है, तो मैं ना इसको रिपीट करते रहती थी। जैसे दिन में कुछ काम कर रही हूँ, कुछ कर रही हूँ, या सुबह से लेकर मतलब रात तक ये सेंटेंस या कहें अफ़र्मेशन मेरे मुँह पे चढ़ गया था। अच्छे जीवन साथी के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद ईश्वर। उस वक़्त मैं बहुत सारी किताबें भी पढ़ती थी, जर्नलिंग करती थी, तो ऑटोमेटिक वाइब्रेशन अच्छी रहती थी, क्योंकि जब हम अकेले रहते हैं और कुछ चंद अपने फैमिली में रहते हैं तो आप बहुत पॉजिटिव ही रहते हो ज़्यादातर। तो ये मेरे लिए उस वक़्त बहुत ज़्यादा आसान भी था, तो मैं इस तरह ये सब करती गई। देखो, जब आप अलाइनमेंट में आते हो, खुश रहते हो, उस सोर्स एनर्जी से जुड़ते हो, तब कैसे आपको यूनिवर्स अपने आप गाइड करता है। मुझे ये सब उस वक़्त किसी ने सिखाया भी नहीं था। मुझे अपने आप ये समझ आने लग गया था कि अब मुझे क्या करना है। फिर क्या हुआ, अब मैं ऐसे गाने सुनने लगी, अब शादी से रिलेटेड, एक न्यूलीवेड कपल के या अच्छे कपल के गाने। मैं भी वहाँ पिक्चर के मैंने बहुत गाने सुने। मैं टेरेस पे जब वॉक पे जाती, कान में हेडफ़ोन्स लगाती और उसी तरीके के गाने सुनती, जिससे बहुत अच्छी फ़ीलिंग क्रिएट होती। ये भी मुझे अपने आप आइडिया आया कि ऐसा करती हूँ, और मैंने अपना वॉलपेपर को चेंज किया। और मैंने एक जैसे फ़ोन में नोट्स होता है ना, वहाँ पे भी मैंने कुछ-कुछ फिर से पॉइंट्स वग़ैरह लिखे अपने पार्टनर के, और किसी आइडियल कपल की मुझे फ़ोटो लगानी थी, तो मुझे ना दिव्यंका त्रिपाठी बहुत अच्छी लगती है। ये है मोहब्बतें, आपने सीरियल देखा होगा। तो नहीं, आपने देखा है कि नहीं, लेकिन दिव्यंका त्रिपाठी, वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो मैंने उनके रियल हस्बैंड और उनकी फ़ोटो को उस वक़्त ना, रिसेंट में उनकी शादी हुई थी। देखो, जब हम शादी या इस कोई भी चीज़ पे जब आप फ़ोकस करते हैं तो आपको वैसी चीज़ें दिखने लगती हैं। तो मेरे सामने भी बहुत सारे कपल्स आते थे। उस वक़्त उनकी नई-नई शादी हुई थी। तो मैंने क्या किया, उनकी एंगेजमेंट वाली फ़ोटोज़ या उनके साथ की जो फ़ोटोज़ हैं, वो मैंने अपने फ़ोन के वॉलपेपर पर लगाई और थैंक यू यूनिवर्स करके लिखा। देखो, जब आप सामने वाले किसी इंसान की खुशी को देख के खुश होते हो, उसे ब्लेस करते हो ना, तो यूनिवर्स भी आपको रिटर्न में वो खुशी मल्टीप्लाई करके देखा है। इसीलिए कहते हैं, कभी भी किसी की खुशी या किसी की तरक्की देख के हमें जलना नहीं चाहिए, या उसे बुरा भला नहीं कहना चाहिए, या अपने लिए भी दुखी नहीं होना चाहिए कि उसे मिल गया, मुझे नहीं मिला अभी तक। तो इसीलिए जब आप किसी की खुशी देख के उसमें खुश होते हो तो यूनिवर्स भी आपको देता है। फिर मेरी वाइब्रेशन काफ़ी अच्छी होने लगी। मैं ये सब जो टेक्निक्स करी थी, मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। इसीलिए बहुत बार जब लोग कहते हैं ना, ये टेक्निक मैं अब कब तक करनी है, कब तक करूँ? कोई टाइम मत देखा करो, कोई लिमिट मत देखो, जब तक अच्छा लगता है। कोई भी चीज़ आपको अच्छा फ़ील कराने के लिए ना, कोई भी टेक्निक, कोई दिन तक मत देखा करो। आपको अगर अच्छा लग रहा है तो ज़रूर करो, नहीं अच्छा लग रहा तो मत करो। क्योंकि कोई भी टेक्निक होती है, प्रोसेस होता है, वो हमें अलाइनमेंट में लाने के लिए होता है। उस स्पेसिफ़िक चीज़ जो आपकी डिज़ायर है, उसके लिए अच्छा महसूस कराने के लिए होता है।
तो जैसे कि मैंने बताया, फिर ये सिलसिला चलता रहा, मैं ये सब चीज़ें करती रही। फिर इस बीच आई मेरी एक कज़न की शादी। वो भी मैं उसको भी देख के नहीं चली, वो भी मुझसे छोटी है, लेकिन मैं उसकी शादी में भी बहुत खुशी-खुशी गई, हमने बहुत एन्जॉय किया और जैसे उसकी शादी-वादी हमने अटेंड की। इस बीच एक रिश्ता भी आया, लेकिन वहाँ भी ना हो गई। फिर उसके बाद आया लॉकडाउन 2020। वो जहाँ ना हुई, मुझे बुरा नहीं लगा, क्योंकि वो लोग अपनी मतलब जो लड़के उसकी मदर, फादर, बहन, जीजा सब आए थे, लेकिन लड़के को देखने नहीं लेके नहीं आए थे। मतलब पहले वो मुझे देखते, मुझे मेरी फैमिली को देखते, उसके बाद वो डिसाइड करते। तो किन्हीं कारणों से हमने भी फिर मना कर दिया कि नहीं, मतलब अंदर से एक फीलिंग आ गई कि नहीं, यहाँ पे नहीं करना है। उसके बाद आ गया अब लॉकडाउन, अब तो बैठना था सबको घर पे। मार्च के पास जैसे लॉकडाउन शुरू हुआ था, मतलब कोरोना वायरस शुरू हुआ था, उसके बाद फिर लॉकडाउन लग गया और इस बीच में सब बैठ के घर पे। और फिर ये सब बातें फिर रह गई, शादी-वादी अब कहाँ कोई निकल रहा था, कोई किसी से मिल रहा था, तो मुझे थोड़ा रिलैक्स भी लगा, हाँ, चलो ठीक है भई, अभी कुछ टाइम के लिए ये सब थम जाए तो अच्छा है। और आपको पता ही है, लॉकडाउन में सब मास्टर शेफ़ बन गए थे, सबके घर पे सब कुछ ना कुछ डिशेज़ ट्राई करते थे और हम भी करते थे। जैसे कि मैंने बताया था ना, मुझे डिप्रेशन हो गया था, तो जो मेडिसिन्स मैंने ली ना, उसकी वजह से मेरा थोड़ा वेट गेन होने लगा था। फिर मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ गई कि ये क्या हो रहा है? दवाइयाँ तो छूट चुकी थी, लेकिन उनका जो असर होता है ना, वो रह गया। तो फिर धीरे-धीरे मतलब जो ये मैं प्रोसेस या टेक्निक्स करी शादी के लिए, ये धीरे-धीरे कम होती गई, मुझे पता ही नहीं चला मैंने कब छोड़ दिया, लेट गो कर दिया। और जब ना भी हुई थी ना, तो मन से एक अंदर से एक आवाज़ आई थी, नहीं अब मुझे नहीं करना कुछ भी, छोड़ो, अब जिसे आना होगा वो खुद घर पे चल के आएगा। और उस जब लास्ट लास्ट में हुआ ना ये सब, तो एक मैं विजुलाइज भी मेरे अंदर ऑटोमेटिक एक विजुलाइजेशन सा आने लगा, मैं उसको विजुलाइज करने लगी कि अब जो आएगा वो पार्टनर खुद चल के आएगा और मैं उससे टेरिस पे खड़े होकर बात कर रही होंगी बार बार। फिर लास्ट में सब मैंने टेक्निक्स वगैरह लास्ट लास्ट में छोड़ दी थी, मतलब अब मन नहीं कर रहा था, अब लग रहा था कि जो होगा अब बहुत अच्छा होगा और अब मेरा पार्टनर आने ही वाला है। इसीलिए ये सब जो भी आ रहे जा रहे ये सब से मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। अब जो मेरा है ना, मेरा जो होने वाला हस्बैंड है, जो मेरा लाइफ पार्टनर, वो बस मेरी ज़िंदगी में आने ही वाला है। जब ये आने ही वाला वाली फीलिंग आई ना, तब ईज़िली लेट गो भी हो गया और प्रोसेस व एफ़र्मेशन तो अच्छे से इतने मैंने रिपीट किए थे, मन में बैठ ही गए थे। फिर मैंने ये सब छोड़ दिया। जैसा कि मैंने बताया, मेरा वेट गेन हो रहा था। फिर धीरे-धीरे वो विज़ुअलाइज़ेशन वो तो चलता रहा कि अब आ रहा है मेरा पार्टनर, मैं उस पे टेरेस पे खड़े होके बात कर रही हूँ, वो खुद घर पे आया है। तो धीरे-धीरे ये भी आई गई, बात हो गई। फिर मेरा फुल फ़ोकस हो गया अपनी हेल्थ पे। और यहाँ पे एक चीज़ मैं अपने भाई की भी बताती हूँ। स्टार्टिंग में भी कई बार मुझे कोई लड़का नहीं पसंद है या कोई चीज़ नहीं पसंद है, तो भी मैं मतलब ये सोच के हाँ बोल देती थी, कॉम्प्रोमाइज़ कर लेती थी कि पापा को बुरा नहीं लगे, मम्मी को बुरा नहीं लगे, क्या सोचेंगे, मैं उनको खुशी नहीं दे पाई। मेरा भाई मुझे डाँटता था, तुम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करोगी। उसने मेरा हमेशा साथ दिया है और वो मना करता था, कोई ज़रूरत नहीं है, जहाँ तुम्हें नहीं पसंद है तुम नहीं करोगी, जहाँ पे पसंद होगा वहीं करोगी। और हम दोनों एक तरह से को-क्रिएटर हैं। उसने मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन बताया, फिर जब वो टूटा मैंने उसको दोबारा बताया। आज जो भी लाइफ कोच है, हम दोनों ने मतलब एक दूसरे को मतलब बहुत हेल्प की है। मैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वाली सुंदर तो नहीं हूँ और ना ही मैं बहुत गोरी हूँ। मेरा स्किन टोन जो इंडियन स्किन टोन होता है, मीडियम वैसा है। कोई इस ये बोल के मुझे रिजेक्ट कर गया था कि मैं सांवली हूँ, किसी ने कभी वेट के लिए किया, जो कि वो मेरे सामने तो बहुत ही ज़्यादा, खुद उनकी स्किन बहुत ज़्यादा डार्क थी, खुद बहुत ज़्यादा हेल्दी थे। लेकिन फिर भी बाद में मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि यूनिवर्स ने मुझे कितना अच्छा पार्टनर दिया। तो चलो अब बताती हूँ कि फिर लॉकडाउन में क्या हुआ। जब मैं लॉकडाउन आया तो ये सब चीज़ें छूट गई, लाइफ़ पार्टनर को मैनिफेस्ट करने वाला। फिर फ़ोकस आ गया सेल्फ लव पे। उसके बाद मैंने अच्छे से रिसर्च किया, पढ़ाई की कि वेट को पूरा समझा कि वेट वेट गेन क्यों होता है, लॉस कैसे करना है। और मैं रुजुता दिवेकर उनको बहुत फ़ॉलो करती हूँ, तो वहीं से मैंने सीख के अपना वेट लूज़ किया। ये 2-3 महीने लग गए, मैंने बहुत धीरे-धीरे किया। जैसे-जैसे मेरा वेट लॉस हो रहा था, मेरे अंदर बहुत अच्छी फीलिंग आ रही थी, क्योंकि अब जैसे कि कॉन्फिडेंस बढ़ने लगा, अच्छा महसूस होने लगा। और लॉकडाउन में जब घर में रहने लगे, एनवायरनमेंट भी बहुत शांत होने लगा, बहुत काम होने लगा। तो इसी बीच एंट्री होती है अब मेरे लाइफ पार्टनर की।
तो लॉकडाउन तो चल ही रहा था। वे लोग दूसरे सिटी से हमारे सिटी आए थे कोई किसी लड़की को देखने। वो लोग मेरे लिए नहीं आए थे, लेकिन वहाँ से लड़की जो देखने आए थे वहाँ से देख के वो लौट रहे थे, तो किसी ने उनको हमारे बारे बताया। जैसा कि मम्मी सबको बोल के रखती थी ना, मेरी बेटी है उसके लिए लड़का बताना, तो वो लोग अपना जा रहे थे। तो अचानक से फिर फ़ोन आया मम्मी को कि कोई आ रहे हैं हमारे घर पे। तो जैसा कि मैंने लेट गो कर ही दिया था, तो मुझे कोई ख़ास इंटरेस्ट नहीं आया। मैंने कहा नहीं मम्मी मुझे नहीं मिलना है। पहले बात हुई कि बाहर मिलना है, जैसा कि लॉकडाउन था तो बाहर ज़्यादा भीड़ को अलाउड नहीं था ज़्यादा लोग। तो फिर डिसाइड हुआ कि वो हमारे घर पे आएँगे लास्ट मोमेंट पे। वो शाम हो रही थी और वो वापस जाने वाले थे अपने शहर पे। तो फिर मैंने क्या किया, वैसे घर पे शॉर्ट्स पहन के, जैसे टी शर्ट शॉर्ट्स हम कंफर्टेबली पहन के रहते, मैं सोई हुई थी। फिर मैं उठी, पता नहीं मेरे उस दिन क्या दिमाग में आया, लॉकडाउन की वजह से तो आईब्रो भी बड़ी हुई थी। मैं चश्मा पहनती हूँ ऐसे फ़ोटोज़ वगैरह, मेरे लेंस अगर कलर्ड वाले पहने होंगे, ऐसे कहीं जाना था तो लेंस पहनती हूँ। तो मैंने चश्मे लगे हुए थे, आईब्रो बढ़ी हुई थी, और मैंने पता नहीं मेरे उस दिन क्या दिमाग में आया, यूनिवर्स ने क्या कराया, एक पुरानी सी बिना आयरन की हुई कुर्ती मैंने पहन ली। कोई अलग सा मैंने प्लाज़ो पहन लिया, और मम्मी का कोई कॉटन का दुपट्टा ऐसे ही फेंका हुआ था, वही उठा के ले लिया। और जब मैं अंदर वेट कर रही थी, फिर मम्मी पापा लोग गए, उनके साथ बहुत सारे लोग थे, मम्मी पापा उनके जो भी रिलेटिव, जो रिश्ता कराने वाले, सब हॉल में बैठे हुए। मैं जैसे उतरी, मेरा तो दिमाग घूम गया, इतने सारे लोग और मैं क्या बन के आई हूँ। मुझे वहाँ चेयर में मैं बैठ गई। फिर जब लड़के को मतलब बुलाया गया, वो कॉर्नर पे बैठे हुए थे सोफ़ा पे। तो जैसे वो उठे सामने आने के लिए, मेरा दिमाग शॉक। वो वही इंसान जो मैं विजुअलाइज करती थी, वही हाइट, वैसा ही चेहरा। मैंने बोला शिट यार, आज मुझे रेडी होके आना था और मैं क्या बन के आ गई हूँ, ये क्या हो गया। लेकिन फिर मैंने बोला, फिर भी मैं खुश थी, मैंने कहा जाने दो, जो होगा अच्छा होगा। फिर हम, जैसा कि मैं विजुलाइज लास्ट में की थी लेट गो करते समय, मैं टेरिस पे बात कर रही हूँ, पेरेंट्स ने हमें छत पे भेजा। और उनके जो भी आए थे रिलेटिव्स, वो भी एक दो जन आए अपने छत पे, वो अपने फ़ोटोज़ वगैरह लेने लगे, हम दोनों अपनी बातें करने लगे, एक दूसरे को नाम वगैरह पूछा, हॉबीज़ वगैरह पूछी, जैसा कि एक टिपिकल अरेंज मैरिज में होता है। उसके बाद मुझे बात करके बहुत अच्छी फीलिंग आई कि मतलब होता है ना, वाइब मैच करने लगी, समझ आने लगा। लेकिन मेरे मन में कहीं ये डाउट थोड़ा सा आया कि अरे यार ये क्या, आज तो मैंने ये क्या कर दिया। मुझे तो रेडी होके आना था, अच्छे से आना था। फिर मैंने कहा जाने दो, जो होगा अच्छा होगा। सबको एक दूसरे से मिलकर अच्छा लगा, वो और वही वापस चले गए। फिर उनका कॉल आया, उन्होंने कहा कि मतलब लड़का लड़की से बात करना चाहता है। एक बार फिर से हमने बातचीत की, हमें फिर बहुत अच्छा लगा। फिर हम दोनों समझ गए कि हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, हम ज़िंदगी भर एक दूसरे का साथ दे सकते हैं। फिर पेरेंट्स पेरेंट्स ने भी बात की, सबको बहुत अच्छा लगा और हमारा रिश्ता फाइनल हो गया। और फिर 2-3 महीने बाद जब लॉकडाउन गया, तो उसके बाद कोई हमारे घर आए दोबारा, फिर हमारा रोका हुआ। और उस जो गाड़ी आई थी तो उसके जो कार का नंबर में भी था 777 एंजल नंबर, जो कि हमें बताता है कि जब मैनिफेस्टेशन पूरी होने वाली होती है, तो कुछ टाइम पहले जैसे 555, 777, 4 टाइम्स 7, ये बहुत दिखता है और मुझे दिख ही रहा था कुछ टाइम से। मतलब जो जब मेरे लाइफ पार्टनर आने वाले थे ना, उससे पहले से मुझे ये सब दिखता था, और उस दिन भी दिख गया। फिर मतलब समझ आ ही गया था मैनिफेस्टेशन अब पूरी हो गई है। बस फिर क्या, हमारी शादी हो गई। जैसा-जैसा मैंने लिखा था वो गुण आज उनके अंदर है, और एक अच्छा लाइफ पार्टनर एक इन्वेस्टमेंट की तरह होता है। और मुझे हमेशा से था कि मतलब एक पार्टनर तो अच्छा मैनिफेस्ट कर लूँ, बाकी सब धीरे-धीरे करती रहूँगी। क्योंकि उस वक़्त जो भी बहन की डेथ हुई, जो भी रिलेशनशिप ऐसा हुआ, करियर वग़ैरह भी कुछ ख़ास नहीं था। बहुत मुश्किल से हम उस दौर से निकले थे। तो बहुत बड़ी मेरे लिए ये खुशी थी कि मुझे आज एक अच्छा जीवन साथी मिला है। लेकिन मैंने एक चीज़ जो नहीं की थी, जो चूक, वो मैंने पूरा डिस्क्राइब नहीं किया था कि मुझे फैमिली कैसी चाहिए, शहर कौन-सा चाहिए, क्या-क्या। तो ये आप गलती मत करना, आप और अच्छे से डिस्क्राइब करना। इवन आप उनका बिज़नेस क्या होना चाहिए आज, कैसी जॉब होनी चाहिए, फैमिली मेंबर्स, फैमिली में कौन-कौन होने चाहिए, कैसा शहर होना चाहिए, कैसा एनवायरनमेंट, आप वो भी ज़रूर करना। वो मैंने अपनी वीडियो जिसमें मैं हाउ टू मैनिफेस्ट लाइफ पार्टनर, उसमें मैंने और डिटेल में बताया हुआ है।
तो सॉरी, माफ़ करना, वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबी हो गई है, क्योंकि ये मेरे दिल से निकली हुई है, कोई स्क्रिप्टेड चीज़ नहीं है। जो मैं इसीलिए शुरू से बताना चाहती थी कैसे पास्ट रिलेशनशिप भी ख़राब हुआ, बहन का ऐसे हुआ, उसके बाद मैंने कैसे अकेलेपन को झेला, उसके बाद आज एक अच्छी लाइफ, एक अच्छा पार्टनर मैंने मैनिफेस्ट किया और आज हमारी एक प्यारी सी बेटी भी है और मैंने दोबारा से यूट्यूब जर्नी अपनी शुरू की है। तो अ, तो इस वीडियो बनाने का मकसद यही है, कभी भी ज़िंदगी में हार मत मानना। मैं भी कई बार गिरी हूँ, फिर उठी हूँ, गिरी हूँ, उठी हूँ। वैसे ही आप भी कभी भी अपने आप को कमज़ोर मत समझना। आप कैसी भी सिचुएशन में हो, एक दृढ़ निश्चय लेना कि मुझे अपने जीवन को बदलना है, तो यूनिवर्स आपको ज़रूर रास्ता दिखाएगा। जबकि मैं उस वक़्त मेडिटेशन वग़ैरह भी नहीं करती थी, पता ही नहीं था। लेकिन एक चीज़ हुई थी, जब मैं लॉकडाउन में वेट लॉस करी तो उस बीच में मैंने योगा एक्सरसाइज़ किया, उसके बाद मैं मेडिटेशन करती थी क्योंकि मन की शांति के लिए। तो देखो वहाँ से भी रेजिस्टेंस क्लियर हुई मेरी।